वेल आदित्य धर की पीक डिटेलिंग पर तो हम सब ने ऑलरेडी काफी डिस्कशंस कर लिए और जो पीक डिटेलिंग हमसे मिस हो गई उसे आदित्य धर ने खुद ही बता दिया। जैसे कि भाई धुरंधर के लास्ट 4 वर्ड्स उनका सरनेम धर ही है, मतलब धुरंधर इज हिज ट्रू चाइल्ड। लेकिन भाई आज बात होगी आदित्य धर की पीक डायरेक्शन पर। आज हम खोलेंगे उनके तिजोरी के 4 सीक्रेट ऐसे टोटके जो अगर कोई भी दूसरा डायरेक्टर चुरा ले तो भाई साहब वो भी धुरंधर जैसी ब्लॉकबस्टर देके रातों रात करोड़पति बन जाए। और इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रिक्स नहीं बताएंगे बल्कि ये भी बात करेंगे कैसे आदित्य धर ने हिंसा के पुजारी संदीप रेड्डी वांगा को उन्हीं के वायलेंस डिपार्टमेंट में उठा के पटका। वांगा जी तो बस खून खराबा दिखाते रहेंगे, इधर धर ने धुरंधर में असली तबाही दिखा दी। वर्ल्ड बिल्डिंग के बाद प्रशांत नील को देखकर लगता था कि उनसे बेहतर दुनिया कोई नक्शा बना ही नहीं सकता, लेकिन आदित्य धर ने ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग करी कि नील पाजी को भी अब अपनी ही दुनिया में गूगल मैप्स यूज करके रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। मतलब इसे आउट स्मार्ट नहीं गेम ओवर कहेंगे। और ये सब तो बस ट्रेलर है, क्योंकि एंड में हम बात करेंगे आदित्य धर की उस यूनिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग की जो कि इतनी हट के है कि अगर वो नॉर्मल खरगोश और कछुए की कहानी भी सुनाए तो भी आपको लगेगा कोई इंटरनेशनल स्पाई थ्रिलर चेस चल रहा है। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने बाकी डायरेक्टर्स की स्टोरी टेलिंग पे खड़े खड़े मूड दिया। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आदित्य धर के ऊपर बनी इस कसाईनुमा वीडियो को। तो सबसे पहले हम आदित्य धर की जिस ट्रिक की बात करने वाले हैं उस ट्रिक का नाम है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो आदित्य धर अपनी मूवीज को बाकी डायरेक्टर से बेटर बनाने के लिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर का यूज करते हैं। और आदित्य धर इस फैक्टर को कैसे यूज करते हैं वो बताने से पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि कैसे इंडिया के बाकी डायरेक्टर की मूवीज में यह फैक्टर हमेशा लैक करता है। तो अगर हम बाकी डायरेक्टर्स की बात करें लाइक एटली, प्रशांत नील, सिद्धार्थ आनंद या फिर कोई दूसरा कॉमर्शियल डायरेक्टर, तो इन सब की मूवीज में अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर लैक करता है। और वो लैक इसलिए करता है क्योंकि इन डायरेक्टर्स की मूवीज देखने से पहले ही हमें एडवांस में पता होता है कि इनकी मूवीज में किस पॉइंट पे क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि पठान, जवान, टाइगर, वॉर 2, लियो और सालार जैसी मूवीज में कब क्या होने वाला है। जैसे हमें एडवांस में ही पता होता है कि मूवीज में सबसे पहले हीरो की एक एक्शन सीन में एंट्री होगी, उसके बाद एक फाइट सीक्वेंस इंटरवल में होगा, एक फाइट सीक्वेंस क्लाइमेक्स में होगा और हर फाइट सीक्वेंस में 90% ऑफ द टाइम हमारा हीरो जीत जाएगा। तो देखो हमें ये तो पता ही है कि कोई टिपिकल इंडियन एक्शन मूवीज में किस मोमेंट पे कौन सी फाइट या कौन सा सीन आएगा, क्योंकि उस फर्स्ट सीन से ही हमें पता होता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट या हीरो, मेरा मतलब कि मेन कैरेक्टर कितना खतरनाक और चालाक है। जैसे कि पुष्पा ने अपनी काबिलियत शुरू में ही प्रूव करी होती है और उसने कोंडा रेड्डी को अपनी एबिलिटी दिखाई होती है कि स्मगलिंग कैसे की जाती है। सालार में देवा कितना साइको है ये हमें पता लग चुका होता है जब वो बच्चा होता है। उस टाइम पे वो उतने बड़े पहलवान से भिड़ता है और इलेक्ट्रिक की नंगी तार पकड़ लेता है। बट इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पहले से ही सब फाइट्स का रिजल्ट भी पता होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रभास मूवी में अगर सालार 100 लोगों से लड़ने वाले हैं तो हमें उस सीन को लेकर ज्यादा टेंशन, थ्रिल या सस्पेंस फील नहीं होता, क्योंकि हमें एडवांस में ही पता है कि प्रभास या देवा उन 100 लोगों को इजिली बीट कर देगा। और जब अगर हमें बैटल का रिजल्ट पहले से ही पता हो तो बैटल सीन्स को देखने का पॉइंट ही क्या है। और ये सेम प्रॉब्लम सिर्फ सालार में नहीं बल्कि ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर कमर्शियल एक्शन एंटरटेनर लाइक पठान, जवान, टाइगर 3, वॉर 2 और पता नहीं कितनी ही फिल्मों में है। बट ये प्रॉब्लम आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धर की स्टोरीज का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। जैसे उनकी पुरानी फिल्म अगर उरी की बात करें तो ये फिल्म पहले ऑडियंस को एक टिपिकल वॉर ड्रामा लगता है, लेकिन धर ने इसे एक टैक्टिकल थ्रिलर बनाया था। हर मिशन सीक्वेंस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के वक्त छोटे छोटे ट्विस्ट जैसे कि नाइट विजन, साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन, सडन एम्बुश। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी फिल्म को सिर्फ पैट्रियोटिक नैरेटिव से ऊपर ले जाती है और एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर भी बनाती है। अब धुरंधर 2 के टाइम तो उन्होंने कहा भी था कि डोंट लीव द सीट्स अंटिल एंड। और पोस्ट क्रेडिट सरप्राइजेस एंड वाइल्ड प्लॉट ट्विस्ट जैसे कि हमजा वर्सेस मेजर इकबाल, शोडाउन, बिट्रेयल्स ऑफ द एज ऑफ द सीट सस्पेंस इस बात का जीता जागता सबूत है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आदित्य धर अपनी मूवीज को एक्साइटिंग बनाने के लिए कैसे इस इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं। तो अगर तुमने धुरंधर ध्यान से देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि धुरंधर में तुम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि किस मोमेंट पे क्या होने वाला है। जैसे कि जब धुरंधर में हमजा जब लैरी में एंट्री लेता है तो बाबू डकैत के लोग हमजा को तंग करते हैं और तब हमें लगता है कि हमजा इन सबको बहुत मारेगा, इनका भूत बना देगा, लेकिन वो उनसे खुद मार खाता है। इसके अलावा धुरंधर में आगे जो रहमान डकैत के बेटे का डेथ वाला सीन होता है तब हमें लगता है कि हमजा उसके बेटे को इजीली बचा लेगा और रहमान की गैंग में शामिल हो जाएगा, लेकिन वो उसके बेटे को नहीं बचा पाता और इवन शायद खुद ही उसको मार भी देता है। तो मैं 2 सीन्स का एग्जांपल तुमको बस ये समझाने के लिए दिया हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं कि आदित्य धर की मूवी धुरंधर में कब क्या होने वाला है, उसको प्रिडिक्ट हम कर ही नहीं सकते। और ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर है ये धुरंधर को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और थ्रिलर भी बनाती है। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया बाकी डायरेक्टर्स की मूवीज में फाइट सीन्स का रिजल्ट हमें पहले से ही पता होता है, लेकिन धुरंधर में जब भी फाइट होती है तो उस फाइट का रिजल्ट हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। उस फाइट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मारा जा सकता है, इवन जो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर होते हैं लाइक रहमान डकैत वो भी मारे जा सकते हैं। ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर है ना ये स्टोरी को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बनाती है। साथ ही साथ एक्शन
सीन्स में भी टेंशन और थ्रिल ऐड करती है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पिछले 4 साल से मैं सिनेमा से रिलेटेड फैक्ट्स एनालिसिस टाइप वीडियोस बनाते आ रहा हूँ, फुल कंसिस्टेंसी के, बिना ब्रेक के, वो भी 8 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी इस तरह की मदद मांगने की। लेकिन आज मैं ऐसा क्रिएटर नहीं बल्कि ऐसा मजबूर भाई बन के बैठा हूँ। पिछले साल 25 दिसंबर, जो कि हम सब के लिए एक नॉर्मल दिन ही था, बट ऑल ऑफ अ सडन मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे भाई कुंदन के चेहरे एंड पांव पे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। हमें लगता है कि शायद थकान या वीकनेस वगैरह होगी। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, टेस्ट होता है और फिर वो KFT रिपोर्ट आती है जो हमारी दुनिया उलट पुलट के रख देती है। क्रिएटिनिन 10.47 होता है, ब्लड यूरिया, EGFR सब कुछ नॉर्मल रेंज से बहुत ऊपर होता है। कोलकाता के बेस्ट डॉक्टर्स ने अब साफ कह दिया है कि दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप कुमार पहाड़ी सर। वो पल ऐसा लगा कि पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे घर में इतनी बड़ी बीमारी दस्तक देगी। पिछले 3 महीने से हर हफ्ते हॉस्पिटल का चक्कर, डायलिसिस, इंजेक्शंस और बिल्स में गुजर रहा है। मैंने कोशिश की, मेहनत की, सोचा यूट्यूब से अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालूंगा। सब कुछ सही भी चल रहा था, लेकिन जिंदगी ने एक ऐसा इम्तिहान अब सामने रख दिया है जहां मैं अकेला पड़ गया हूँ। देखो, अब किडनी ट्रांसप्लांट ही आखिरी रास्ता है, तो इस ऑपरेशन और उसके बाद की दवाइयों का खर्चा लगभग 20 से 30 लाख है। बात करें 5 लाख की कवर वाली स्वास्थ्य साथी कार्ड की, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देती है, बट 90% प्राइवेट हॉस्पिटल साफ मना कर देते हैं कि गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता, इसलिए इस कार्ड का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए 20-30 लाख रुपए हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक पहाड़ है। तो मैं आपसे लाखों रुपए नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर हमारी 7 लाख की लैडर फैक्ट से कम्युनिटी से सिर्फ 20,000 लोग 100 रुपीज जितनी हमारी मदद कर दे, जो कि हम रोज यूं ही खर्च कर देते हैं, तो मेरे भाई को एक नई जिंदगी मिल सकती है। अब तक हमें आपका ट्रेमेंडस सपोर्ट भी मिला है, ऑलमोस्ट 3 लाख का कंट्रीब्यूशन भी मिल चुका है। देखो, अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, जैसा कि सलमान खान ने जय हो में कहा था, इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर करना, शायद आपका एक शेयर ही हमारे लिए मिरेकल बन जाए। तो अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर को डिस्कस करने के बाद आदित्य धर की एक और डायरेक्शन ट्रिक वर्ल्ड बिल्डिंग पे बात करेंगे, और हम आदित्य धर की मूवीज की वर्ल्ड बिल्डिंग की प्रशांत नील की मूवीज की वर्ल्ड बिल्डिंग से कंपेयर करेंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे आदित्य धर ने एक्चुअली वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में आज प्रशांत नील को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अब इस पॉइंट पे हम आदित्य धर और प्रशांत नील की वर्ल्ड बिल्डिंग स्टाइल को कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन तो हम करेंगे ही साथ हम आपको वर्ल्ड बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। तो सबसे पहले कंपैरिजन पे आते हैं। तो देखो, प्रशांत नील अपनी फिल्म सालार में खानसार नाम की जगह को बिल्ड करते हैं। खानसार हमारे लिए बिल्कुल ही अननोन जगह होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि खानसार जैसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है। और जैसे प्रशांत नील ने अपनी फिल्म सालार में एक अननोन फैंटेसी प्लेस सालार को क्रिएट किया, वहीं दूसरी तरफ आदित्य धर अपनी फिल्म में ल्यारी नाम की जगह की वर्ल्ड बिल्डिंग करते हैं। बस फर्क ये होता है कि खानसार रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बट ल्यारी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। देखो, खानसार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या खानसार में जो पॉलिटिक्स गेम चलता है, वो हमारे लिए बिल्कुल ही नया है। और खानसार की वर्ल्ड बिल्डिंग करते टाइम प्रशांत नील के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो सबको उस वर्ल्ड के रूल्स या उस वर्ल्ड में पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है वो इजीली समझा पाए। The definition of Khansar came from a land of the tribals, of these tribals. How did you think of the name? Khansar? It just came to me. लेकिन अब देखो, नो डाउट प्रशांत नील ने काफी अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग की, वो भी एक 2 hours 55 मिनट की फिल्म में। बट उनकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग है ना, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि कोई भी खानसार के उस वर्ल्ड को एक बार में समझ ही नहीं सकता। आपको अगर खानसार को अच्छे से समझना है तो आपको सालार एटलीस्ट 2 बार तो देखनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम आदित्य धर की वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करें तो देखो, वैसे तो ल्यारी हमारे लिए बिल्कुल ही नई जगह थी, वहां के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी हमारे लिए बिल्कुल नया था। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि पाकिस्तान में ल्यारी की जनता कराची के पॉलिटिकल और पावर गेम को इन्फ्लुएंस करती है, और कराची में जिसकी पावर होगी पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल गेम को वही इन्फ्लुएंस करेगा। और ल्यारी के इस वर्ल्ड को बिल्ड करते टाइम आदित्य धर ने इस चीज का खास ख्याल रखा था। लोगों का ल्यारी का वर्ल्ड समझने में ज्यादा मुश्किलें ना हो और उनको इजीली वर्ल्ड समझ में आ जाए, तो ऐसा करने के लिए आदित्य धर मूवी में धीरे धीरे उस वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन फीड कराते हैं, ताकि हमको वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स ना लगे और हम इजिली उसे ल्यारी वाले वर्ल्ड में इन्वेस्ट हो जाए। अब अगर हम बात करें कि आखिर वर्ल्ड बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो देखो, वर्ल्ड बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस तो बस मैं यही कहूंगा कि किसी भी मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग उस मूवी को मेक एंड ब्रेक कर सकती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोहनजोदारो और बाहुबली। ये दोनों ही फिल्में अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती थी। एक तरफ जब मोहनजोदारो की वर्ल्ड बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को एक एक्साइटिंग स्टोरी भी बोरिंग लगने लगी। दूसरी तरफ बाहुबली मूवी में राजा मौली ने माहिष्मती के वर्ल्ड को काफी अच्छे से बिल्ड किया, जिसकी वजह से लोग उस फिल्म में इंस्टेंटली इन्वेस्ट हो गए और लोगों को फिल्म बहुत पसंद भी आई। इसके अलावा एक अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपने वर्ल्ड को अच्छे से बिल्ड कर दिया तो उसके बाद अब उस वर्ल्ड में अपनी स्टोरी को जिस तरह दिखाना चाहे आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस उससे बोर नहीं होगी। लाइक अगर आपको स्लो पेस्ड वे में दिखाना है स्टोरी को, या फास्ट पेस्ड वे में दिखाना है, या फिर हीरो की जगह बीच में आपको साइड कैरेक्टर्स को भी स्टोरी में दिखाना है, या मेन स्टोरी से हट के उस वर्ल्ड की कोई और चीज भी दिखानी है, तो आप वो भी दिखा सकते हो, लोग बोर नहीं होंगे। तो क्या अब तक हमने अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली फैक्टर पे बात कर ली, वर्ल्ड बिल्डिंग पे बात कर ली, अब बारी है आदित्य धर की थर्ड ट्रिक यानी ये वायलेंस पे बात करने की। और पिछले कुछ सालों से जब भी हम सिनेमा में वायलेंस वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज बनता है और वो है वांगा। लेकिन धुरंधर देखने के बाद मुझे वांगा के
वॉयलेंस भी बहुत ज्यादा बचकाना लगने लगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ हम उस पर तो बात करेंगे ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे आदित्य धर ने वॉयलेंस को वांगा से भी बेटर वे में प्रेजेंट किया। तो देखो वॉयलेंस अपनी मूवीज में आदित्य धर ने भी दिखाया और संदीप रेड्डी वांगा ने भी दिखाया। बस फर्क ये है कि आदित्य धर का वॉयलेंस दिखाने का तरीका संदीप रेड्डी वांगा से काफी बेटर है। बेटर कैसे है वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, बट पहले तुम्हें ये बताता हूँ कि वांगा ने एनिमल में वॉयलेंस दिखाते टाइम क्या गलती है। तो देखो एनिमल एक एक्सट्रीमली ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक फिल्म थी और इस फिल्म का जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट था वो था इसका इंटरवल फाइट सीक्वेंस। और वो वीक इसलिए था क्योंकि एनिमल एक ग्राउंडेड फिल्म है और जब आप एक ग्राउंडेड या रियलिस्टिक फिल्म में अचानक से एक ओवर द टॉप एक्शन दिखा देते हो जहाँ एक बंदा अकेले ही 20 लोगों को पेल देता है तो वो चीज बहुत ही ज्यादा बचकानी लगती है अगर आप उसे ध्यान से सोचोगे तो। देखो मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि उस एक्शन सेट पीस को डिजाइन खराब किया गया है, नहीं वो एक वेल डिजाइंड एक्शन सीन था, बट प्रॉब्लम ये है कि वो एक्शन सीन एनिमल जैसी ग्राउंडेड फिल्म में सूट नहीं होता। तो मेरे अकॉर्डिंग संदीप रेड्डी वांगा उस एक्शन सीन के थ्रू रणवीर के फैंस को फैन सर्विस देने के चक्कर में अपनी ही मूवी के वर्ल्ड और अपनी ही मूवी की स्टोरी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। एक बात और कि वांगा का वॉयलेंस ईगो से निकलता है। इनकी मूवी से खून खराबा तब होता है जब हीरो का कोई नो बोल दे या फिर उसकी बाप बहन या फैमिली से मिसबिहेव करे। अगर बात करें आदित्य धर की वॉयलेंस की तो आदित्य धर का वॉयलेंस बहुत ही संस्कारी और ऑर्गेनाइज होता है। वहाँ बिना वजह कोई किसी की खोपड़ी नहीं खोलता और तो और एनिमल की तरह धुरंधर का वर्ल्ड भी बहुत ही रियलिस्टिक है और आदित्य धर ने जो वॉयलेंस डिजाइन किया है उस रियलिस्टिक वर्ल्ड के रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया। आदित्य धर ने धुरंधर में कभी भी अपनी फैन सर्विस के चक्कर में ओवर द टॉप एक्शन दिखाना ये काम करके अपनी स्टोरी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसके अलावा आदित्य धर की मूवीज के वॉयलेंस में जो चीज थोड़ा और बेटर बनाती है वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो सीधी सी बात है कि आदित्य धर के मूवीज में अगर दुश्मन मरता है तो लॉजिक के साथ, वांगा के यहाँ हीरो दुश्मन को इसलिए मारता है क्योंकि दुश्मन ने उसके मैनलीनेस को चैलेंज किया है। धर के यहाँ हीरो को दुश्मन इसलिए मारता है क्योंकि घर में घुस के मारेंगे का ऑर्डर मिला है। तो अब आखिरी पॉइंट में आदित्य धर के फाइनल ट्रिक को डिस्कस करेंगे जो कि है उनकी यूनिक स्टोरी टेलिंग। और जिस तरह से आदित्य धर अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं वैसे इंडिया में कोई दूसरा डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं कर पाता या यूं कहे कि उन्हें प्रेजेंट करना नहीं आता। तो चलिए अब बात करते हैं आदित्य धर के पीक डिटेलिंग वाली स्टोरी टेलिंग के बारे में। देखो तुम्हें पता ही होगा कि 90% इंडियन डायरेक्टर्स अपनी स्टोरी को बताने के लिए वही सेम 3 एक्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले हीरो की एंट्री होगी, फिर इंटरवल में हीरो विलन से मार खाएगा और क्लाइमेक्स में हीरो विलन का बैंड बाजा बजाएगा। लेकिन हमारे आदित्य धर ने इस स्टोरी फॉर्मेट पे खड़े खड़े मूव दिया और कहा कि रुको बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्टोरी टेलिंग बोलते किसको है। तो आदित्य धर अपनी मूवीज में यह टिपिकल स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट फॉलो करने की जगह वो अपनी स्टोरीज को अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लेन करते हैं। लाइक अगर तुमने धुरंधर ध्यान से देखी होगी तो तुम्हें पता ही होगा कि धुरंधर 8 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड। धुरंधर 2 के केस में भी सेम चीज अप्लाई होती है। तो धुरंधर देखते टाइम तुम्हें यह रियलाइज हुआ ही होगा कि बाकी इंडियन मूवीज की तरह धुरंधर में कोई प्रॉपर इंटरवल सीक्वेंस नहीं था और आदित्य धर ने बाकी मूवीज जैसा इंटरवल इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कैसे करते हैं तो इंटरवल सीन्स उनकी स्टोरी को फ्लो को बिगाड़ सकती है। इसलिए आदित्य धर बिना कोई हिट फॉर्मूला यूज किए पूरी ईमानदारी से धुरंधर को बनाते हैं और ये जो स्टोरी अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो उन्होंने धुरंधर के साथ अपनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में भी यूज किया था। जैसे कि धुरंधर 8 पार्ट्स में डिवाइडेड थी वैसे ही उरी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अब आदित्य धर की स्टोरी टेलिंग में एक और चीज है जो बहुत ही अलग है और वो है उनका अपने कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को दिखाने का तरीका। देखो धर अपने कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी कैसे दिखाते हैं उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि बाकी डायरेक्टर्स बैक स्टोरी को दिखाते टाइम क्या मिस्टेक्स करते हैं। अब देखो तुमने बाकी इंडियन मूवीज देखते टाइम नोटिस किया होगा कि कोई भी कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने के लिए डायरेक्टर्स फ्लैशबैक्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एटली ने जवान में एसआर के कैरेक्टर और जो 4-5 लड़कियां थी उनकी बैक स्टोरी दिखाने के लिए फ्लैशबैक सीन्स का यूज किया था और उन्हें इस सीन्स का यूज काफी अच्छे से किया था। लेकिन बहुत बार मूवीज में तुम टू मच फ्लैशबैक सीन्स होने की वजह से ऑडियंस इरिटेट भी होने लगती है। साथ ही साथ अगर मूवीज में बहुत सारे फ्लैशबैक सीन्स हैं तो वो स्टोरी के फ्लो को भी बिगाड़ सकती है। वो स्टोरी का फ्लो ना बिगड़े इसलिए वो फ्लैशबैक सीन्स का यूज नहीं करते बल्कि वो हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी के कैरेक्टर्स के बीच हुई कन्वर्सेशन इसके थ्रू रिवील करते हैं। जैसे कि धुरंधर में रहमान डकैत की बैक स्टोरी आला और हमजा के बीच हुई कन्वर्सेशन के थ्रू हमें पता चली थी। एसपी असलम की बैक स्टोरी हमें डोंगा और हमजा के बीच हुई कन्वर्सेशन से पता चली थी और मेजर इकबाल भी अपनी बैक स्टोरी मूवी में इंडियन एजेंट को टॉर्चर करते हुए हमजा को बताता है। और ये जो तरीका है कैरेक्टर्स के बीच कन्वर्सेशन के थ्रू बैक स्टोरी रिवील करने का, ये सेम तरीका गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। और आदित्य धर इस वे में कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी इसलिए रिवील करते हैं ताकि उनकी स्टोरी का फ्लो खराब ना हो। तो आई थिंक अब मैंने जितनी बातें तुम्हें बताई है और अगर वो बातें तुमने ध्यान से सुनी तो तुम समझ चुके होगे कि वो कौन सी चीज है जो आदित्य धर को बाकी डायरेक्टर से बेटर बनाती है। बाकी मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर तुमने भी आदित्य धर की मूवीज में कोई यूनिक चीज नोटिस करी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।